थैंक यू नीता मैम। थैंक यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। और आज का जो टॉपिक है वो जैसे कि हम पीछे बात कर रहे थे कि डेली रूटीन में क्या होना चाहिए और स्पेशल वीक के एंड में क्या होना चाहिए, तो उसकी आज हम चर्चा करेंगे। और हम वाइटल बॉडी मेडिसिन को लगभग हमारे 15-16 पार्ट्स ऐसे हो गए हैं कि जिससे हमें बहुत सारी बातें ये समझ आ गई हैं कि अगर मैं उस कमरे में जाऊंगा तो मेरे साथ सारी बॉडीज मेरे साथ जाती है ना। ये तो हम सबको कुछ कुछ याद रहना शुरू हो गया होगा कि अगर हम कोई भी बात करेंगे तो वो सारे मेरे चारों तरफ जो सॉफ्टवेयर है उसमें सब फीड हो रहा है ना। तो ये चीजें तो हमें अब समझ आ गई हैं। और हम विशुद्ध प्रेम की तरफ भी चल रहे हैं। और विशुद्ध प्रेम आने वाले समय में हमारा मेन एक टॉपिक होगा, एक मेन मुहिम होगी। हम ये कहें कि जो विशुद्ध प्रेम है वो हमारा कॉन्शियसनेस का एक ऐसा पार्ट है जिसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इस डेली रूटीन को शुरू करें उससे पहले मेरे पास एक पेशेंट आता है जिसको किडनी का डायलिसिस चल रहा है। और उसको क्यों हुआ, क्योंकि कुछ उसके इस तरह के कुछ साल पहले, 6-7 साल पहले अ, उनकी मदर जब दूसरे देश में रहती थी तो वो चली गई और उनको एक गिल्ट रह गया। शायद मैंने पिछली बार भी ये बताया था। लेकिन अब हम उनकी मैं उनको कहने लगी कि अब आपकी मदर का जो आपके पास जो गिल्ट है उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब उनको पता ही नहीं है ना, वो चली गई हैं। तो आप अब उनके पास क्या भेज सकते हो? अब आप सिर्फ एक ही चीज भेज सकते हो, वो है प्यार। क्योंकि वहां पे ईगो एग्जिस्ट ही नहीं करती। जो ये पूरा हमारा चारों तरफ का जो ब्रह्मांड है उसका एक ही सिद्धांत है, वो है प्यार और कॉन्शियसनेस। कोई तीसरा सिद्धांत ही नहीं है। तो उसको मैं समझाने लगी कि देखो, अब माँ चली गई हैं, लेकिन अब माँ के पास आप क्या भेज सकते हो? आप आपका गिल्ट वो देख नहीं रही है। आपका गिल्ट उनको नहीं पता लग रहा है कि आप गिल्ट में हो। आपकी फिजिकल बॉडी को वो नहीं देख पा रही है, आपको नहीं समझ पा रही है। लेकिन किस तरीके से आप और दोनों, आप और आपकी माँ कनेक्ट हो सकती है, वो एक ही तरीका है, एक ही जरिया है, वो है चेतना, वो है आपका क्वांटम वर्ल्ड, और वो है आपका प्यार। बस उनका भी प्यार और आपका भी प्यार एक ही चीज आपको भेज सकती है। तो कहने का भाव ये है कि हम आने वाले समय में हम कॉन्शियसनेस में जो मेन चीज है वो है हमारा विशुद्ध प्रेम। हम उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। खैर, ये बात आ गई, अब हम आगे चलते हैं। जो अ, हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि डेली रूटीन हमें कैसे शुरू करना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जो हमारा ग्लोरी ऑफ वेकिंग अप है। मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई हैं आप सबके लिए कि हमें सुबह कितने बजे उठना चाहिए। और सुबह अगर हमें जल्दी उठना चाहिए तो क्यों उठना चाहिए, है ना। ये आयुर्वेद में भी सिखाते हैं हमारा जो डेली रूटीन है वो क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट रूटीन है हमारा कि रात्रि के चौथे पहर में हमें उठना चाहिए। अब रात्रि का चौथा पहर आता है हमारा 3 से लेके 6 तक। 3 से 6, उसके बाद फिर 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, और 3 से 6, और 6 से 9 फिर से। इस तरीके से जो रात्रि का जो चौथा पहर है उसमें वो उसका जो टाइम है वो है हमारा 3 से 6 का। अब 3 बजे तो कौन उठेगा? नहीं उठा जाता, ठीक है। लेकिन 3 बजे नहीं उठ सकते तो 4 बजे उठिए, 4 बजे नहीं उठ सकते तो आप 5 बजे तो हर हालत में उठिए ही उठिए। ये साइंटिफिक जो हमारी रिसर्चेज हैं वो ये बोलती हैं कि जब सूरज निकलता है तो उससे 1.5 घंटा पहले एक सर्ज ऑफ एनर्जी आता है।
और वो जो ऊर्जा होती है वो सभी प्लैनेट से होती है और सभी स्टार से होती है, इसीलिए उसको अमृत वेला बोला गया, इसीलिए उसको शुभ मुहूर्त बोला गया, इसीलिए उसको बोला गया कि हम ये अमृत के समान है। अमृत के समान का मतलब कि आपके पास वो जो कॉस्मिक पावर है, जो सारे ग्रहों से आ रही है, जो सारे तारों से आ रही है, सितारों से आ रही है, मंडलों से आ रही है, वो उस ऊर्जा का एक पर्टिकुलर टाइम है। जैसे हम कहते हैं कि जो हमारी जठराग्नि है वो 12 बजे सबसे ज्यादा प्रज्वलित होती है। क्यों? क्योंकि 12 बजे सूरज सिर के ऊपर होता है, इसलिए जठराग्नि सबसे ज्यादा प्रज्वलित होती है। सेम इसी तरीके से एक सर्ज ऑफ एनर्जी है जो वो हमें 3 से लेके 6 के बीच में मिलती है, और उसमें जो स्टार्स, जो हमारे प्लैनेट्स हैं, को स्टार्स हैं, वो सब वहां पे जो सर्ज ऑफ एनर्जी है उसमें हम ज्यादा अलाइन हो सकते हैं उस यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे जैसे हम बोलते हैं। तो हमारे अंदर के जो चैनल्स होती हैं और जो बाहर की चैनल्स हैं उनका अलाइनमेंट अगर हमें करना है तो हमें वो 3 से 6 के बीच में उठना ही होगा। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि हम कब उठें। तो हम उठें 3 से 6, हम रात्रि के चौथे पहर में, हमें मॉर्निंग में हमारी दिनचर्या शुरू हो जानी चाहिए। अब हमें देखना है, हमें सेट करना है कि हम 4:30 उठें, 5 बजे उठें। अब आपको हिसाब किताब लगाना है कि अगर 5:30 बजे, पौने 6 बजे अगर सूरज निकलता है तो 6 बजे से पहले देखो आप फिर भी 4:30 हो गए, है ना। और अगर 6 बजे सूरज निकलता है तो आपको 4:30 के करीब आपको उठना होगा। चलो 4:30 नहीं उठ सकते तो पौने 5 तो आपको उठना ही होगा, क्योंकि 1.5 घंटे के टाइम में ही वो एनर्जी रह पाती। फिर भी चलो, हमारे जो रिसर्चेज हैं वो ये बोलती हैं कि आप अगर 1.5 घंटा पहले नहीं उठ सकते तो 90 के बाद आप 60 मिनट्स पहले उठो। इवन कि उन्होंने ये भी ऑप्शन दे दिया कि 30 मिनट्स पहले उठो। उसका रीजन और भी बता दिया कि ठीक है, आपको एक एनर्जी तो मिलती है, लेकिन आपकी जो अंदर की जो चैनल्स हैं, जो केमिस्ट्री है, जो ब्लड केमिस्ट्री होती है, उसकी एक शिफ्टिंग होती है। जो ब्लड केमिस्ट्री है, अब वो जो ब्लड केमिस्ट्री है उसकी शिफ्टिंग का मतलब ये कि वो खाली होना चाहती है। वो जो चैनल्स हैं अंदर की वो खाली होना चाहती हैं, हर तरीके से। नाक से भी खाली होना चाहती हैं, आंखों में जो मल है उससे भी खाली होना चाहती हैं, मुंह में जो मल है उससे भी खाली होना चाहती है, यूरिन भी खाली होना चाहता है, सब खाली होना चाहता है, मतलब मल बाहर निकलना चाहता है। वो चैनल्स जितनी भी हैं वो सब क्लीनिंग चाहती हैं, क्लीनिंग चाहती हैं। और वो सूरज निकलने के बाद नहीं होता, वो सूरज निकलने से पहले ही होता है, क्योंकि वहां पे एक जो सर्ज ऑफ एनर्जी वो शिफ्टिंग करती है, हमारी बॉडी को वो खाली चाहती है। तो इसीलिए लिखा गया शास्त्रों में कि आप जब सोकर उठते हैं सुबह मॉर्निंग में अमृत वेला में, तो सबसे पहले आप सोकर उठें और उसके बाद अपने जितना भी आपका मल है उसको खाली करें, उसकी सफाई करें। क्यों? क्योंकि वो जो बॉडी केमिस्ट्री है उसको हमें पूरा, वो हमारी जो चैनल्स हैं उसको वो खाली चाहिए, ताकि हम कुछ मुंह में डालें तो वो सारी चैनल्स हमारी खाली हो जाएं, और जो एनर्जी है वो ऑटोमेटिकली, जब हम मॉर्निंग में मेडिटेशन करते हैं या योगिक प्रैक्टिसेस करते हैं या हमें चक्रास के लिए करना होता है, तो हमें वो चैनल्स, हमें वो खाली चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि हमारी वो जो नाड़ी शुद्धि वाला है, वो नाड़ी शुद्धि, अनुलोम विलोम, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो वो चीजें तब हो सकती हैं पॉसिबल जब हम मॉर्निंग में सही समय पे उठ के अपनी उस चैनल्स को खाली करें। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट हो गया वो हमारा हो गया कि हम मॉर्निंग में उठें 3 से 6, और उसके बाद फिर हमें क्या करना है, जैसे पिछली बार क्वेश्चन था कि अब हम बॉडी की मसाज कैसे करें। तो जैसे ही हम सुबह सोकर उठते हैं तो अकॉर्डिंग टू जो प्रकृति है एक व्यक्ति की, उसमें जो पित्तज प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं उनको बहुत जल्दी फ्लश आउट होना होता है, बहुत जल्दी वो अपना मल की सफाई कर देते हैं। बनस्पत की जो कफज और वातज होते हैं उनको थोड़ा कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, मल जल्दी शुद्धि नहीं होता है, तो वो सोच के लिए टाइम लगता है उस शुद्धि के लिए। तो जो पित्तज है वो तो बहुत जल्दी अपना मल मल उनका साफ हो जाता है, तो वो बाद में वापिस आकर बेड के ऊपर मसाज कर सकते हैं। और जो
कफ और वातज हैं वो अपने बेड के ऊपर रहते हुए पहले पूरी बॉडी की मसाज करें, पूरी बॉडी को अच्छे तरीके से स्ट्रेच करें लेटे लेटे। उसके बाद पूरी बॉडी को रब करें। रब करने के बाद पूरी बॉडी को अपने सारी तरीके से रब करना है। ज्वाइंट्स को भी इस तरीके से रब करना है, यहाँ से भी रब करना है, सब चीजों को रब करके, ताकि हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो हमारी ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाए, हमारा पेरिफेरल सर्कुलेशन चलने लग जाए और हमारी जो शुद्धता है वो बढ़ जाए। उसके बाद हम मल की शुद्धि कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं कि या तो पहले जो पित्तज होते हैं वो अपनी मल की शुद्धि कर लेते हैं, जो वातज कफज हैं उनका पेट थोड़ा देर में साफ होता है तो वो देर में कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा टिप हो गया कि हम मॉर्निंग में 3 से 6 अपना उठें। उसमें आपको सूरज निकलने से 1.5 घंटे पहले, 60 मिनट पहले, आधा घंटा पहले आपको उठना है। वो कुछ स्लाइड है जो साइंटिफिक, वो मैं आपको कुछ देर के बाद दिखाती हूँ। फिर उसके बाद आपको अपनी बॉडी की मसाज करना है। तो ये मसाज एक कॉमन बात है जो आपकी दिन के रूटीन के साथ चल रही है, तो ये स्पेशल करने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। अब इसके बाद आता है कि जैसे ही अब आप बेड के ऊपर से उठते हैं तो आपको अपने पहले आंखें धोनी होती हैं, नाक साफ करना होता है, अपने मुंह का सफाई करना होता है, यूरिनेशन करना होता है। ये सारे काम आपके जो मल की शुद्धि है ये आपको करने हैं। अब इसमें भी दो चीजें होती हैं कि जो पानी पीने का जो तरीका है वो आप पानी पहले भी पी सकते हैं, और आप मल शुद्धि जब सारा कुछ मल का शुद्धि हो जाए उसके बाद भी आप पानी पी सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रकृति कैसी है। अगर आपकी प्रकृति, आपको लगता है कि मैं कॉन्स्टिपेटेड रहती हूँ, तो उसके लिए आपको पहले पानी पी सकते हैं। आप जैसे ही आपने पूरी बॉडी का मसाज किया उसके बाद आप उठे, आपकी टेबल के ऊपर पानी रखा हुआ है, कोसा पानी लीजिए और एक एक गिलास पानी अपना बना लीजिए। 1-1.5 गिलास पानी पी सकते हैं। वातज वाले जो है 1-1.5 गिलास पानी पी सकते हैं, जो कफज है उनको 1 गिलास पानी पीना है, क्योंकि वो ऑलरेडी उनके पास वाटर कंटेंट बहुत होता है, तो उनको पूरा 2-2, 3-3 गिलास पानी पीने की जरूरत नहीं होती। इसको भी हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी हम 2-3 चीजें हो गई हमारी कि जो पहला है, हमें 3 से 6 उठना है, उसके बाद फिर हमने पूरी बॉडी का मसाज करना है और उसके बाद मल की शुद्धि करनी। तो ये स्लाइड मैं आपको पहले दिखाती हूँ ताकि ये जो स्लाइड है इसके देखने से आपको कुछ कुछ चीजें याद रहेंगी, और फिर हम उसके बाद अगले स्टेप के ऊपर चलेंगे, क्योंकि फिर उसमें नाड़ी शुद्धि, मेडिटेशन और अनुलोम विलोम और कुछ हमारी प्रैक्टिसेस हैं वो आएंगी, और हमारी नहाने की प्रक्रिया है वो बाद का रूटीन है। ठीक है। तो जो डेली रूटीन में जो हमारी ये जो हमारा सीरीज है वो इस तरीके से चलेगा। तो अब हम चलते हैं। फर्स्ट जो हमने स्लाइड आप देख रहे होंगे, तो ये अभी जैसे बताया कि स्लीपिंग क्रिएचर्स अवेकन शेकिंग द वेस्टेजेस ऑफ इनर्शिया, सेकंड लाइन में पढ़ रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि 90 मिनट्स पहले हमें उठना है, क्योंकि ग्रेट सर्ज ऑफ एनर्जी आती है प्लैनेट से। और वो क्या चाहती है, वो ये चाहती है कि भाई मेरे अंदर जो आलस है, इनर्शिया, वेस्टेजेस ऑफ इनर्शिया मतलब कि रात भर जो हमारा मल अलग अलग जगह पर इकट्ठा हुआ होता है ना। जैसे जो भी हम खाते हैं उसका जो मल इकट्ठा होता है वो हमारे रेक्टम में और यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता है। लेकिन और भी बहुत सारा जो मल है जो आंख के पास इकट्ठा होता है, जो नाक के अंदर इकट्ठा होता है, जो मुंह के अंदर इकट्ठा होता है। ये जो मल है ये रात भर अपना, हमारी जो चैनल्स हैं वो अपना काम करती रहती हैं। और जैसे जैसे काम करती हैं, जैसे मांस का मल अलग है, मेद का मल अलग होता है, अस्थि का मल अलग होता है ना, मज्जा का मल अलग होता है, रस धातु का मल अलग होता है, रक्त धातु का मल अलग होता है। तो जो अलग अलग तरह के मल हैं वो मल जब इकट्ठे होते हैं रात को, होने लगते हैं सुबह तक,
यानी कि रात्रि के चौथे पहर तक वो मल सब इकट्ठे हो जाते हैं। अब 3 से 6 का जो रात्रि का जो चौथा पहर आया, उस वक्त क्या कह रहा है वो, कि जो स्लीपिंग क्रिएचर्स हैं जब वो जागते हैं तो शेकिंग होती है उसमें, कि वेस्टेजेस ऑफ एनर्जिया एनर्जिया जो हमारा आलस है और जो मल पड़े हुए हैं उन सबको बाहर निकालना होता है, उन हमारी चैनल्स को एक्टिवेट करना होता है। तो इसीलिए रात भर वो जो काम हुआ है हमारी बॉडी के अंदर, उसको बाहर निकालना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और वो 3 से 6 के बीच में ही हो सकता है। उसके बाद जैसे ही सूरज की किरणें निकलती हैं वो फिर से एब्जॉर्ब होने लग जाता है हमारी नालियों में, फिर से हमारी जो ब्लड केमिस्ट्री है वो डर्टी ब्लड केमिस्ट्री हो जाती है, क्योंकि वो फिर से एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है, क्योंकि सूरज की किरणें निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर उन्होंने लिखा कि लेसन हाफ एन आवर आप सनराइज से पहले उठ सकते हैं। उसके बाद भी उन्होंने लिखा कि चलो इतना नहीं कर सकते तो तुम्हें अपनी ब्लड केमिस्ट्री को अगर बचाना है तो तुम 10 से 20 मिनट पहले तो उठो सूरज निकलने से पहले, ताकि तुम्हारे मल की शुद्धि तो हो जाए, है ना। अगर नहीं निकलता है तो क्या होता है कि वो, नीचे लिखा है नीचे वाली लाइन, कि ब्लड एज दिस टाइम इज थिन्ड एंड सुफोस्ड विद द फ्रेश केमिकल्स। क्या कह रहा है वो, कि जब आपकी शुद्धि हो जाती है तो आपका जो ब्लड है वो थिन हो जाता है, पतला होता है, और जो फ्रेश केमिकल्स, जो फ्रेश हार्मोन्स निकलते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब होने लगते हैं। तो इसीलिए हमें सुबह उठना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, चलो अब हम आगे चलते हैं। तो ये रबी योर बॉडीज, इसमें मैंने कुछ एक पिक्चर लगाई है कि आपको बॉडी का सारे पार्ट आपको खुद ही मसाज करना है। तो आप हेड से लेके टो तक सारी बॉडी के पार्ट्स को मसाज करेंगे, सेल्फ केयर करेंगे, सारी बॉडी को रब करना है। और इसमें भी कोई ऐसे स्पेशल रूटीन की जरूरत नहीं है। आपको जैसे आप सुबह सो के उठ रहे हैं, आप जैसे उठेंगे 5-10 मिनट अपनी बॉडी के लिए लगाइए, उसको टच करिए ना। टच जो हमारा स्पर्श विद्या है वो हमने सेकेंड एपिसोड में बताया भी था। तो ये सारी जितनी भी ये जो पिक्चर्स हैं ये बताया कि आपको बॉडी का कोई भी पार्ट छोड़ना नहीं है। ये बस मेरे को लगाने का पर्पस यही था कि आप बॉडी को, पूरी बॉडी को एक्टिवेट करेंगे। ओके। उसके बाद है क्लिनजिंग ऑफ वेसल्स, आई, नोज, माउथ, यूरिनेशन एंड फिसेस। अब ये जो स्लाइड है इसमें आप देखिए कि जैसे रस धातु का जो मल होता है वो कफ है, रक्त धातु का जो मल है वो पित्त है, मांस धातु का मल है जो कान का जो मल होता है वो होता है, जो नेत्र है वो जो डिस्चार्ज है ये मांस धातु का है। मतलब मेरा कहने का है कि आयुर्वेद ये कहता है कि दोष, धातु और मल, इन तीनों को हमें शुद्धिकरण चाहिए होता है, तीनों का शुद्धिकरण चाहिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर नेत्र के अंदर सुबह जो मल आ रहा है नहीं आ रहा है, ये चेक करना है। अगर आ रहा है और वो एक बैलेंस तरीके से आ रहा है तो समझिए कि आपकी मांस धातु में सही तरीके से रात भर वो कार्य हुआ है। और अगर वो ज्यादा आ रहा है, आंख में अगर मल बहुत ज्यादा आए, बहुत लिसलिसापन आए, तो समझिए कि आपकी मांस धातु में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कि जिसकी वजह से मांस मांस धातु का जो मल है वो आंख आंख का मल और कान का मल, कभी 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 आपने देखा होगा कि आपके ही फैमिली में कि किसी किसी के कान के अंदर से बहुत मल निकलता है। तो वो अगर मल ज्यादा निकलता है तो इसका मतलब है कि मांस धातु कहीं ना कहीं वो दूषित हो रही है। इसी तरीके से आगे लिखा है नाक का मल, नेजल डिस्चार्ज बहुत ज्यादा आने लगे। मैं आपको इसमें बताऊंगी कि जब मांस धातु अगर बैलेंस तरीके से नहीं होता तो बहुत सारे जो लोग हैं आज की डेट में भी हम देखते हैं ओपीडी में कि उनका नाक से मल निकलता ही रहता है, डिस्चार्ज होता ही रहता है। फिर है आगे आज से मल, मतलब मुंह में से भी जो मल अगर किसी किसी का बहुत ज्यादा आता है, रोमकूप मल है, प्रजनन मल है, किसी किसी का बहुत ज्यादा डिस्चार्ज होता है। ये सारा जितना भी जो मल है ये मांस धातु का है। लेकिन याद रखने वाली बात क्या है कि जब आप रात को सोते हैं
मान लो आप 9 बजे सो गए और सुबह आप 3 बजे उठे या 4 बजे उठे, उसके बीच में जो टाइम पीरियड है वो आपका मल अलग अलग जगह से वो उठाती हैं पूरी ब्लड वेसल्स, और उठाकर एक एक जगह रख देती हैं कि आंख आंख के अंदर आएगा मांस धातु का, नाक के अंदर आएगा मांस धातु का, और इस प्रकार से ये जो मल है अलग अलग, वो मल अलग अलग जगह जाकर इकट्ठा होते हैं। तो हमें सुबह इसीलिए जल्दी उठना होता है कि हम अपने मल का शुद्धि कर सकें। और मोटे तौर पे तो हम वैसे ही जानते कि हाँ भाई पेट साफ हो गया, हाँ भाई हम यूरिनेशन चले गए, हाँ भाई हमने कुल्ला कर लिया। नहीं, कुल्ला करने का भी एक सिस्टम है, नाक साफ करने का भी एक सिस्टम है, आंखें साफ करने का भी एक सिस्टम है, वो सब एक प्रॉपर सिस्टम से होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ गया मेद धातु का जो मल है। मेद धातु का मल है स्वेद। अब किसी किसी को स्वेद बहुत ही ज्यादा आता है, किसी किसी को बिल्कुल ही नहीं आता है। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपका मेद धातु, अब मल किसको ज्यादा आएगा। अगर स्वेद ज्यादा आता है तो बहुत जो मोटे लोग होने लगते हैं, तो उनका क्या है, मांस धातु के ऊपर जो मांस धातु और मेद धातु आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ने लगती है, और उसी के ऊपर वो फैट चढ़ता जाता है और स्वेद आता है। स्वेद क्यों आता है, बाहर का बाहर रह जाएगा और अंदर का अंदर रह जाएगा, दोनों में जो है वो क्रॉस वेंटिलेशन जैसे बोलते हैं वो नहीं होता, इस वजह से वो स्वेद ज्यादा आने लगता है। फिर है अस्थि धातु का मल है, कि आपके जो बाल हैं और जो नाखून हैं वो अस्थि धातु का मल है। किसी किसी का आपने देखा होगा, हमने ये पहले भी डिस्कस किया था थोड़ा सा, कि किसी किसी के जो नाखून हो बहुत जल्दी बढ़ते हैं, है ना, और किसी किसी के नाखून बढ़ते ही नहीं, टूट जाते हैं। और किसी किसी के नाखून है जो बैलेंस तरीके से बढ़ते हैं और हर हफ्ते हमें हर संडे को काटने होते हैं। तो इसके लिए भी हमें ये ध्यान देने वाली बात होती है कि जैसे अस्थि धातु का जो मल है, अगर वो मल का मतलब ये हो गया कि जैसे आप मान लो एक संतरा खा रहे हो, और संतरा का छिलका नॉर्मल है, आप नींबू को भी ले सकते हो उदाहरण में। जैसे आपने एक संतरा खाया तो उस संतरे का जो छिलका है वो बहुत मोटा है ना, और संतरे के अंदर से रस निकला ही नहीं। तो आप बताइए कि वो संतरे के अंदर से रस नहीं निकला और छिलका ज्यादा हो गया। सेम इसी तरीके से जो हमारी बॉडी के अंदर हमने खाना तो खा लिया, लेकिन उसका रस नहीं बन रहा, मल ज्यादा बन रहा है ना। तो अस्थि के पास जब हमारा भोजन खून के जरिए पहुंचता है, तो वहां पे अगर नाखून ज्यादा बढ़ रहे हैं तो समझ लो कि अस्थि धातु कमजोर हो रही है, क्योंकि नाखून बढ़ रहे हैं, क्योंकि मल ज्यादा बन रहा है और रस नहीं बन रहा है ना। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में जो खाने का पाक है या हमारा जो थिंकिंग है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि जो ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट होते हैं, हम देखते हैं कि उनकी ना बाल बहुत जल्दी बढ़ने लग जाते हैं, इतने हैवी बाल हो जाते हैं। और बाल जब बढ़ते हैं तो हम सवाल उनसे यही पूछते हैं कि क्या आपके मुंह में बहुत मल आता है, बार बार आपको मुंह कुल्ला करना पड़ता है, कि बार बार आपको पसीना तो नहीं आता, आपको नाखून हर तीसरे दिन तो नहीं काटने पड़ते, आपके बालों से भी बदबू आती है। तो हम ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट को सामने से ही पहचान जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका अस्थि धातु का जो मल है, वो बाल इतने बढ़ने लगते हैं कि अस्थि धातु वीक हो जाती है, और वो मल उसका बढ़ता चला जाता है, बाल के रूप में भी हमें दिखाई देता है, नाखून बढ़ते हैं उसके रूप में भी दिखाई देता है। तो ये डेली रूटीन में ये इतना आसान नहीं है कि हमने चलो जी आंख साफ कर ली, कुल्ला कर लिया, बट आपको अपना सेल्फ एनालिसिस करना है ना। इसीलिए योगिक जो प्रैक्टिसेस होती है उसमें यम और नियम को इसलिए महत्व दिया गया, कि आप नियम में जो सोच है, संतोष है, तप है, स्वाध्याय है, ईश्वर प्रणिधान है, ये सब चीजों को आपको सीखना है। इस लाइफ में हमें हर चीज को सीखना है कि हमारा सेल्फ जो हेल्थ है वो हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो हमने ठीक है, हमने मॉर्निंग में फटाफट आंखें धोई और मेडिटेशन के लिए बैठ गए। ओके, मेडिटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ का पार्ट है, पर आंख धोना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है ना। तो आंख धोना, नाक साफ करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों क्यों इम्पोर्टेंट है? रात को हम 9 बजे सोते हैं और सुबह अगर हम 4 बजे उठते हैं, तो उसके बीच का जो टाइम पीरियड है वो सब अपना मल जो है जगह जगह जाके इकट्ठा कर देगा। जैसे हम
सफाई करते हैं तो एक छोटा सा डस्टबिन होता है वो रूम में होता है, फिर एक डस्टबिन होता है वो किचन में होता है, एक बड़ा डस्टबिन होता है वो बाहर होता है। सेम इसी तरीके से हमारे बॉडी के भी जो डस्टबिन है वो अलग अलग है, और धातुओं के अलग अलग है। जैसे मज्जा धातु का जो मल है वो चर्म स्नेह है। किसी किसी का बॉडी इतना ज्यादा स्क्रीट करने लगता है कि उसको हाथ लगाओ तो ऐसे लगेगा कि जैसे मल उतर रहा है। किसी किसी के बालों से ऐसे मल उतरने लगता है, या नाखून लगाओ तो उसके लगेगा कि कुछ ऐसी गंदी सी चीज आ रही है। तो ये जो जैसे नेत्र भी लिखा है इसमें कि आंख से इतना वो निकलता रहता है मल कि खींचते रहो तो खींचता रहता है। हमारे पास एक पेशेंट आया था बहुत साल पहले, मेरी लाइफ में एक ही पेशेंट ऐसा आया है जो मज्जा धातु का था। वो लास्ट में खैर वो चला ही गया, बॉडी छोड़ गया। वो बहुत सालों से परेशान था, तो वहां पीजीआई रोहतक में भी दिखाया उसको, तो नहीं समझ आया कि ये क्यों हो रहा है। तो उसकी जीभ से भी निकलता रहता था, आंख से भी निकलता रहता था, तो जीभ से उसका ज्यादा निकलता था। तो ये जो म्यूकस होता है, मज्जा धातु जब श्रिंक होने लगती है, ड्राई होने लगती है, सूखने लगती है, डेड होने लगती है, तब ये इस तरह का मटेरियल आता है कि जो मल है वो मल ही बनता है, फिर वो रस नहीं बनता, यानी कि नेक्स्ट धातु में परिवर्तन नहीं होता। तो ये मज्जा धातु का मल है, जिसमें बहुत ज्यादा स्वेद आके और बहुत ऐसे लगेगा कि जैसे घी की तरह है, वो कुछ लेयर्स उतरती हैं, ऐसे कुछ होते हैं। घर में भी कुछ इस तरह के लोग हमें देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद है शुक्र धातु, जो सीमन है उसका कोई मल नहीं होता। इसीलिए बोलते हैं कि आपका जो खाने का जो प्रोसेस है, अ, वो हम बहुत सारी महिलाओं को, पुरुषों को यही बताते हैं कि जो आप खाना खाओ उसको प्रॉपर आपको खाना है। तो इसके बारे में भी हम एक नेक्स्ट पार्ट में चर्चा करेंगे, पूरा डाइट का। इस पार्ट में हम सिर्फ योगिक प्रैक्टिसेस और जो हमारा डेली रूटीन है उसी की प्रैक्टिस की बात करेंगे। ओके, तो अब हम और आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब मेन बात आती है कि हम आंखों को कैसे धोएं। अब जो हमारा चेहरा है, यहाँ से गर्दन से ऊपर, ये साइंस हमारी बोलती है कि गर्दन से ऊपर का एक ही टेम्परेचर हमारा होना चाहिए। जैसे आंख को आलोचक बोला गया, आलोचक पित्त बोला है, मतलब कि आंख के अंदर इतनी रोशनी क्योंकि हमें दिखाता है, तो इसका मतलब वो पित्त का स्थान है, आलोचक पित्त यानी कि अग्नि होती है। अब आप उसको गर्म पानी से धोने लग जाओ तो क्या होगा? एक तो गर्म पहले ही है और भी गर्म है। तो इसीलिए एक नॉर्मल टेम्परेचर पे ही हमें मुंह में पानी भरना चाहिए, और नॉर्मल टेम्परेचर से ही हमें अपनी आईज को वॉश करना चाहिए। तो अगर हम मुंह में पानी भर लें गरम, और पानी आंखों को धोएं ठंडे पानी से, तो टेम्परेचर बिल्कुल अलग अलग हो गया। तो ये जो बुक है, ये एक धन्वंतरी करके एक पुस्तक है, आप इसको मंगवा भी सकते हैं। बहुत अच्छी पुस्तक है, आप अपनी लाइब्रेरी में इसको रख सकते हैं। हरीश जौहरी का लिखा हुआ है, और ये बहुत पुराना है, मेरे पास 25-30 साल से है ये बुक। 30 साल से भी पुरानी पुस्तक है, इसलिए ये इस तरह के पेपर हो गए हैं उसके। और इसमें सिंपल यही लिखा है कि आप रूम टेम्परेचर पर, या हल्का सा ठंडा हो तो वो भी चलेगा, लेकिन गले से ऊपर आप जब अपनी आंख धो रहे हो, अपना नाक साफ कर रहे हो, अपने मुंह में पानी ले रहे हो, तो वो इट इज ए वन यूनिट, ये एक यूनिट है। और इस यूनिट को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते कि मुंह में आपने गर्म पानी ले लिया, कोसा पानी आपने पिया है, या आप गर्म पानी मुंह में डाल रहे हैं, कुल्ला कर रहे हैं, और फिर आंखें ठंडे से धो रही हैं। तो उनका कहने का मतलब यहाँ पे है कि इम्बेलेंस ऑफ एनर्जी होता है, क्योंकि कहीं पे गर्म है कहीं पर ठंडा है, तो इम्बेलेंस ऑफ एनर्जी से वो आपकी आंखों के ऊपर, आपके साइनेसिस के ऊपर, आपके टेस्ट के ऊपर वो बुरा प्रभाव डालता है। तो इसीलिए आपको अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो यहाँ से ऊपर एक नॉर्मल टेम्परेचर में ही आपको अ, अपनी आंखें साफ करनी है, नाक साफ करना है। अब नाक साफ के लिए आपको ग्रीवा चक्र बता चुके हैं पहले, उसको हम डिटेल में नहीं जाएंगे। कि जब आपको नाक साफ करना है तो एक बार राइट में करना है, एक बार लेफ्ट में करना है, एक बार डाउन में करना है, एक बार अप करना है। तो ये एक्सरसाइज आपके नाक साफ करने के लिए होगी। अब नाक साफ जब हम करते हैं तो आपको ये देखना है कि मेरा मल कितना आ रहा है।
आपको बस ये चेक करना है, मल का मतलब ये हो गया कि क्या आपकी मांस धातु सही काम कर रही है। अगर मल बहुत ज्यादा आ रहा है तो आपको अपनी बॉडी का मसाज करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी मांस धातु में कहीं ना कहीं मल ज्यादा हो गया है। और जो रस है, हम उसको सार और मल भाग बोलते हैं। सार का मतलब जो एसेंस है, जो सत्व है, वो जो सत्व है वो आपका ज्यादा है और मल कम है। तो आपको ये चेकआउट करना है। सेम इसी तरीके से जब आप मुंह में पानी भरते हैं और उसके बाद आपको आईज ऐसे वॉश करनी है, क्योंकि आपको आईज वॉश करनी है तो मुंह का टेम्परेचर, मुंह में पानी भर के तब आंखों को धोना है उसका। और भी जो लिड्स होती हैं हमारे यहाँ पर, ये जो लिड है और सामने ये लिड का फर्स्ट जो पार्ट है, ये पोर्स होते हैं यहाँ पर। तो आपने देखा होगा कि कुछ कुछ यहाँ पे नोट्स बन जाती हैं किसी किसी के, जो आंखें वॉश नहीं करते हैं या गर्म और ठंडे पानी से करते हैं, ज्यादा देर कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हैं, तो उनकी आंखों में यहाँ पे कुछ नोट्स या सिस्ट टाइप बन जाती है। तो अगर हम मुंह में पानी भर के, पूरा मुंह में पानी भर लीजिए, इसको हम बोलते हैं गंडूश, तब हमें आंखों को वॉश करना है। जब हम आंखों को वॉश करते हैं तो ये जो पोर्स हैं, ये हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं और इसमें आपस में जब हम जैसे ही पानी मारते हैं तो इससे जो गर्मी है, जो हीट अंदर एब्जॉर्ब्ड होती है, वो हीट निकल जाती है और आंखें बिल्कुल हल्की हो जाती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका एक यूनिट है गर्दन से ऊपर, और उसमें आपको एक जैसा टेम्परेचर आपकी बॉडी का होना चाहिए। और उसके बाद आता है मुंह में कुल्ला करना। कि अब जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हमारे क्या है, दांतों में पेन शुरू हो जाता है। तो उसमें हमें फिटकरी, आपके पास आपके घर में आप फिटकरी ले आइए, साबुत ले आइए, और उसका थोड़ा सा पार्ट है ना, उस फिटकरी को आपने क्या करना है, तवे पे ऐसे कूटा और तवे के ऊपर डाल दी। साबुत भी डाल सकते हो, अपने आप पिघल जाती है, पिघलने के बाद वो सूख जाएगी, सूखने के बाद वो पिंक कलर की हो जाएगी। उसको बंद करके और उसको उतार के उसको छान के रख लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि हल्का सा कोसा सा पानी लिया, पानी लेके और उसके बाद आपने आधे गिलास पानी में 2-3 चुटकी बस वो फिटकरी डालनी है। और उसके बाद आपने उसको मुंह में भर के रखना है, जैसे 3 या 4 बार आप मुंह में उसको थोड़ा थोड़ा करके मुंह में भर लो। भर के आपको रखे रखना है उसको। इस टाइप से आप रखोगे तो आपको लगेगा कि अब मैं थक गया हूँ, मेरी मुंह की मसल्स जो हैं थक गई हैं। उसके बाद उसको फेंक सकते हो और पी भी सकते हो, दोनों काम कर सकते हो। आपको नहीं अच्छा लगेगा, बकबका सा लगेगा तो फेंक दो, और पी सकते हो तो पी लो। ठीक है, क्योंकि वो डिसइंफेक्टेंट ही करती है, अच्छा काम करती है, फिटकरी बुरी नहीं होती। और किसी किसी को नहीं अच्छी लगती तो वो फेंक सकता है। तो 3 से 4 घूंट वो आपको भरा जाएगा। तो उससे क्या होते हैं, जो हमारे अंदर के जो गम्स हैं और जो टीथ हैं, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ना, तो हमारे सभी चीजें ढीली होने लगती हैं। हमारे ऑर्गन्स का साइज भी कम होने लगता है हर 10 साल के बाद, हर 7 साल के बाद। सेठ स्पीक्स बोलते हैं, जेन रॉबर्ट्स बोलती हैं उसमें, कि आपका हर ऑर्गन जो है ना, धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती है वो सिकुड़ता जाता है। तो और वो नई पैरेलली हमारी नेक्स्ट लाइफ का प्लान होता है, तो वो अपना सेमी कॉन्शियस वो शिफ्ट होता रहता है। तो आपको इस चीज का ये ध्यान रखना है कि ये मेरी एक यूनिट है, मैं आंखें, और कुछ टाइम नहीं लगता, ये बोलने में ज्यादा टाइम लग रहा है बजाय कि जब आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि अच्छा मैंने अभी आंखें धो ली, आंखों का अच्छा ओके सफाई हो गई, फिर नाक नाक साफ कर लिया ओके बहुत बढ़िया ओके, अब मुंह भी साफ कर लिया ओके। उसके बाद कान में उंगली डाली है, कान में उंगली डाल के ऐसे घुमाओगे और हल्के हल्के कान ऐसे खींचोगे, तो ये तो रूटीन की बात है। तो इसमें भी कोई ऐसी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट नहीं है कि ये सारे जितने भी हमारे द्वार हैं, इन सब द्वारों के ऊपर हमें काम करना है। मुश्किल से आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे, 5 से 10 मिनट आपकी मसाज में लगेंगे, 5 से 10 मिनट इसमें, तो कुछ भी टाइम नहीं है। तो बहुत इजी है ये आपके लिए करना। उसके बाद हम फिर अब आगे चलते हैं। ये
जो मैंने ऊपर का पिक्चर लगाया है, ये हरितकी है, गिलोय है और आंवला है। इसकी बात हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे क्योंकि वो डाइट के साथ कंसर्न होगा। लेकिन जब आप पानी पिएंगे तो आप अगर ये वाला पानी पीते हैं, हरितकी का पानी पीते हैं, गिलोय का पानी पीते हैं, आंवले का पानी, दी बेस्ट, दी बेस्ट है। मतलब लाइफ में इसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। मैं कहती हूँ अगर आपको किसी भी वायरस, बैक्टीरिया, फंगल इन्फेक्शन, बुखार, ये वो सब जितनी भी बीमारियां हैं, अगर आपको उनसे बचना है तो ये तीन चीजें आपकी रसायन है, ये रसायन विद्या है, ये मिलती नहीं, आराम से नहीं मिलती है। ये आप लकी होंगे अगर आप इसको शुरू करेंगे। तो हरित की और गिलोय और आंवला आप डिसाइड कर लीजिए कि भाई मुझे 4 महीने तो हरित की पीना है, मुझे 2 महीने आंवला पीना है, 2 महीने मुझे गिलोय पीना है। इस तरीके से आपका अपने आप टेस्ट डेवलप होगा। और मॉर्निंग में आप उठे, आपने अपना बॉडी का मसाज किया, उसके बाद गए और आपने पानी बनाया और पी लिया। बिल्कुल सिंपल। और पहला आपका, सबसे पहले सात्विक भोजन आपका अंदर गया, सात्विक आपका रस अंदर चला गया, पूरी बॉडी अभी खाली है, अ, ऊपर से कॉस्मिक एनर्जी आई है, आपकी सारी जो वेस्टिब्यूल्स हैं सब खाली हो गए हैं, आपके चैनल्स खाली हो गए हैं, और आप उसके अंदर एक फ्रेश एनर्जाइज जूस आप उसके अंदर भर रहे हैं। तो इससे बेस्ट और कुछ भी नहीं हो सकता। ओके। और एक चीज, अब हम सोचेंगे कि हम अब योगा करें ना करें, तो सही इसके 20 मिनट के बाद आप योगा अपना कर सकते हैं ना, मॉर्निंग में। और आप 20 मिनट के बाद कर सकते हैं, योग के बाद भी पी सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है, आपका अपना सेटिंग है बॉडी का, किस तरीके से आपको सेटिंग करनी है। ओके। और नीचे मैंने ये दिखाया है, ये हमारे मर्म बोले गए हैं, जो भी पॉइंट्स आप नीचे देख रहे हैं पिक्चर में। तो ये जो पिक्चर है, ये मरमास की पिक्चर है। मतलब आपको जब सुबह सोकर उठेंगे तो अपनी बॉडी का कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ना है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे अगर ये ऐसे दबा रही हूँ, तो ये दबाते 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 आपको एक सीक्वेंस में ही सीखना है ये सब चीजें, कि भाई मैं इसको ये दबा रही हूँ, उसके बाद यहाँ से दबा रही हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से दबा रही हूँ, उसके बाद पीछे दबा रही हूँ। मतलब एक सिस्टम सीखना है आपको। जब आप ये सिस्टम सीख लेंगे तो आपको इतना आनंद आएगा कि अच्छा ये मैंने किया है। उसके बाद आपको यहाँ पे करना है, ये करना है, ये मैं पहले बता चुकी हूँ, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ऐसे है ना। तो ये करना है, नीचे जो ये बताया था आप दोबारा से वो मसाज वाला देख सकते हैं, फेस की मसाज वाला। तो ये इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली जो पूरा बॉडी का ये पिक्चर्स आज मेरा लगाने का मकसद भी यही था, आपको दिखाने का, कि आप अगर इसको देखेंगे बहुत ध्यान से, फिर जब आपको जरूरत पड़े तो आप फिर से देखिए, और बार बार देखने से आपको ये चीजें प्रैक्टिस में आ जाएंगी। ओके। इसी तरह आपका जो गर्दन का है नाड़ी, जो आपने ग्रीवा चक्र है, ये ग्रीवा चक्र है, और आईज वॉश करना है, ये भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम आते हैं योगिक प्रैक्टिस पे। और अब योगिक प्रैक्टिस में हमें क्या करना है, देखो, जो कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो हम करते हैं, और कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो हमें वीकली करनी है। लेकिन इसमें अब आपको खुद अपनी टाइम के अकॉर्डिंग सेटिंग करनी है कि मेरे पास अभी 40 मिनट्स हैं, उसके बाद मुझे ऑफिस के लिए निकलना है, या मेरे पास 1 घंटा है और मुझे घर का ही काम करना है। तो आपको ये योगिक प्रैक्टिसेस भी करनी है, और उसके साथ आपको नेचर के साथ अलाइन भी होना है ना। और उसके बाद आपको, जब आप अपनी प्रैक्टिस कर लेंगे या मेडिटेशन कर लेंगे, उसके बाद जब आप बाहर जाएंगे नेचर में, तो आपको पूरे आसमान को देखना है। पूरे आसमान को देखने से एक फायदा सबसे बड़ा आज की डेट में जो हम देखते हैं कि आंखों की रोशनी कम होना, या आंखों के पीछे जो हमारा रेटिना है, या हमारी जो आई की जो हमारी नर्व्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं जैसे जैसे एज बढ़ती है। क्योंकि हम ज्यादातर या तो लैपटॉप पे रहते हैं या घर के कमरे पे ही रहते हैं, तो हमारा जो आंखों का जो डिस्टेंस है वो पूरा देख नहीं पाता।
तो इसीलिए आपको देखना है जितने भी पेड़ हैं आपके घर के आसपास, उसके ऊपर के एज को देखते चले जाना है। ऊपर एज को देखोगे, फिर नेक्स्ट ट्री को देखोगे, फिर नेक्स्ट को, फिर नेक्स्ट को, फिर नेक्स्ट को। तो एक प्रैक्टिस आपको इसमें भी आपको 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगते। पूरा आसमान देखना है, अगर बर्ड्स उड़ रहे हैं आपको बर्ड भी देखने हैं, पेड़ भी देखने, ये आपका डेली का रूटीन होना चाहिए। इसमें मुश्किल से आपको 1 घंटा लगता है। 1 घंटे से ज्यादा आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और 1 घंटा कोई ज्यादा नहीं होता आपके लिए। और उसके बाद हगिंग ट्रीज है, ये आपकी चॉइस है, आप कर सकते हो। आपको पत्ते नीचे से उठाने, ये भी आपकी चॉइस है, क्योंकि अ, हम रूटीन में, मैं 30 ईयर से ये काम करती हूँ, इसलिए मैंने ये चीजें लिख ली है। क्योंकि जब मैं नेचर में निकलती हूँ तो एक अब मेरी टोकरी होती है, या मेरी चुन्नी ही इस टाइप की होती है मॉर्निंग में, कि उस चुन्नी में ही मैं बहुत सारे फ्लावर्स लीव्स इकट्ठा करती हूँ। उसमें से फ्लावर्स मंदिर में रख देती हूँ, जो नीचे गिरे हुए होते हैं, और कुछ पत्तियां हैं वो एक अलग बास्केट में डाल देती हूँ। उसके बाद जैसे ही वो सूख जाता है, उसको स्क्रबिंग के लिए तैयार कर लेते हैं। तो नहाने का भी हमारा स्क्रब तैयार हो जाता है। डेली रूटीन में 5-10 मिनट ज्यादा नहीं लगते। इससे आपको झुकने का जो बेंडिंग है, उसका भी एक एक्सरसाइज होता है। इसके साथ मुझे एक चीज और याद आ रही है कि जो मैंने एक पिक्चर भी लगाई है कि ना, अभी जैसे मेनोपॉज होता है, तो मेनोपॉज के बाद क्या होता है कि आपका जो यूरिन है वो कहीं ना कहीं हमारे यूरिनरी ब्लैडर में रह जाता है, और उसकी वजह से वो थोड़ा थोड़ा सिंक करता रहता है। तो एक प्रैक्टिस, आप जब जैसे ही आप झुकेंगे ना पत्ता उठाने के लिए, आराम से करिए, जल्दी जल्दबाजी नहीं करनी है। उससे आपको इतना बेनिफिट होगा कि जो सिंकिंग है, थोड़ा थोड़ा यूरिन जो लीक होता है, ये लीक होना बंद हो जाएगा। और आप जैसे ही झुकेंगे तो आपकी जो बेंडिंग है, उस बेंडिंग से ही आपको इतना फायदा होगा कि आप झुकेंगे फिर सीधे होंगे, फिर 2 पत्ते उठाइए, फिर सीधा हो जाइए, फिर 2 पत्ते उठाइए। आपकी बेस्ट एक्सरसाइज हो जाएगी। आपकी जो बैक बैक है, और साथ में आपका जो झुकना है, उससे पेट की जो मसल्स हैं, और जो आगे की ब्लेडर की जो मसल्स होती हैं, वो टाइट रहेंगी, तो ऑटोमेटिकली जितना यूरिन आता है वो आएगा, और उसके बाद वो हमारा लीकेज बंद हो जाएगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और हम ऊपर से लेके नीचे तक वो स्क्वाट जैसे करते हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी तो इंडियन फ्लश खत्म हो गई है, तो इंडियन फ्लश जो होती थी, वो नीचे बैठते थे, ऊपर उठते थे, फिर नीचे बैठते थे, फिर ऊपर उठते थे। तो वो एक प्रैक्टिस रहती थी। तो हरीश जौहरी ने तो स्पेसिफिकली लिखा है कि डोंट यूज इंग्लिश फ्लशेस, लेकिन अब आज की डेट में तो खैर हमें हैबिट ही नहीं है, तो वो इंडियन फ्लश नहीं है, तो ठीक है, हम पत्ते झुक कर उठा सकते हैं, ये प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। ओके। अब हम आते हैं नाड़ी शुद्धि। बहुत एक्सप्लेन में हम 2 एपिसोड में आपको बता चुके हैं कि नाड़ी शुद्धि मस्ट है। अगर आप उसको लंबे करना चाहते हैं बिगनर्स के लिए, आप मॉर्निंग और इवनिंग नाड़ी शुद्धि करिए। नाड़ी शुद्धि और अनुलोम विलोम, अब दोनों में क्या डिफरेंस है, पहले हमें ये देखना है। और नाड़ी शुद्धि आप कर सकते हैं मॉर्निंग में, कर सकते हैं शाम को, कर सकते हैं, और शाम को अनुलोम विलोम कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है कि आपको अनुलोम विलोम कब करना है। अब हम इन दोनों का थोड़ा डिफरेंस समझाते हैं। पहले थोड़ा सा 1-2 स्लाइड देखिए, फिर मैं इसको बंद कर दूंगी। तो नाड़ी शुद्धि के लिए आप, नाड़ी का मतलब क्या बताया था कि जो हमारी नर्वस सिस्टम है, जो हमारी फिजिकल बॉडी का जो पार्ट है, नर्व्स हैं, उसके पीछे जो प्राण शरीर है, प्राण शरीर में जो हमारी एनर्जी चैनल्स हैं, नाड़ियां नहीं, नाड़ी के साथ जो एनर्जी है, वो जो चैनल्स में बहाव है, उस बहाव को शुद्ध करने के लिए नाड़ी शुद्धि होता है। नाड़ियों की करण के लिए हम नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करते हैं। और ये जैसे जैसे आप करेंगे, जो हमने पिछले एपिसोड में भी बताया कि जैसे हस्त जीवा नाड़ी है, पूषा नाड़ी है, ये हमारे 30, मैंने लगाया है आगे पिक्चर। तो ये इतना हमें सहज सहज है, लेकिन आपको ये समझना है कि अरे, एक लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लेना, और उसको लेना और छोड़ना, और फिर राइट से लेना और छोड़ना।
तो मेरी नाभि के नीचे तक मेरा सांस भरा है और फिर मैं उसको बिल्कुल खाली कर रहा हूँ। पूरक भी हो रहा है और कुंभक भी हो रहा है और रेचक भी हो रहा है। तो ये नाड़ी शुद्धि क्या करता है, आपका नीचे से ऊपर की तरफ जो नाड़ियां जाती हैं और ऊपर से नीचे की तरफ नाड़ियां जाती हैं, इनको इनकी शुद्धिकरण के लिए ये होता है। तो आप इसको 10 मिनट कर सकते हैं, अगर डेली रूटीन में कर रहे हैं तो 10 मिनट, और 10 मिनट आपका अनुलोम विलोम। ठीक है, तो अब हम अनुलोम विलोम के ऊपर आएंगे, लेकिन उससे पहले नाड़ी शुद्धि के ऊपर ये पिक्चर जो देखिए आप, कि जैसे ही आप सांस को भरते हैं, है ना, तो आप सांस को लेट लेट के ये पिक्चर है। जैसे ही आप सांस को भरेंगे तो आप देखिए कि आपके लंग्स, आपका पेट आपका फूल जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, है ना। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ जा रहा है। और जब आप सांस को बाहर फेंक रहे हैं तो पेट अंदर जा रहा है, और आपका लंग्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और डायफ्राम अपनी प्लेस पे वापस आ रहा है। तो ये नाड़ी शुद्धि में, आप नाड़ी शुद्धि में क्या होता है कि यहाँ से आपने लिया, यहाँ से लिया और वो क्रॉस होके यहाँ से आपने लेफ्ट से लिया है, और क्रॉस होके हमारा लेफ्ट ब्रेन में वर्क हो रहा है, और यहीं से ये वापिस आ रहा है। यहाँ से गया और यहाँ से आया, फिर वापस आ गया, ये आया। लेकिन अब अनुलोम विलोम में क्या होगा, यहाँ से गया है और यहाँ से जाने के बाद ये ऐसे घूम के यहाँ से वापस आ रहा है। आप समझ रहे हैं, यहाँ से गया है और यहाँ पे आया, यहाँ से घूमा और यहाँ से हमने इसको निकाल दिया, फिर यहाँ से आया और यहाँ से घूमा और यहाँ से हमने निकाल दिया। जैसे हमने नाड़ी शुद्धि में तो क्या करते हैं, यहाँ से हमने लिया, बस मैं जस्ट इसलिए दिखा रही हूँ कि हमने यहाँ से इनहेल किया, यहीं से हम एक्सेल करेंगे, तो यहाँ आया और यहीं से ये वापस चला गया। ठीक है, फिर हमने इधर किया, यहाँ से लिया इनहेल और यहीं से हमने एक्सेल कर दिया, तो ये क्रॉस हो गया। और ये हम नाड़ी शुद्धि कर रहे हैं कि हमने लेफ्ट से लिया है, राइट ब्रेन से ही वापस आके, और हमारी पूरी चक्रास की क्लींजिंग, नाड़ी शुद्धि चक्रास की क्लींजिंग के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं। ओके, नाड़ी शुद्धि का मतलब जितनी भी हमारी नाड़ियां हैं उनकी शुद्धिकरण के लिए हमें नाड़ी शुद्धि करना ही करना है। वो आपको देखना है कि मेरे पास कितना टाइम है। मेडिटेशन से पहले करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मेडिटेशन के आएंगे, और बहुत अच्छा रिजल्ट आपके चक्रास के ऊपर भी इफेक्ट आएगा। ठीक है, अब हम अनुलोम विलोम को समझेंगे। अनुलोम विलोम का क्या है कि आप जब लेफ्ट से शुरू करते हैं, जितने भी प्राणायाम है एक्सेप्ट सूर्य भेदी, हम सभी लेफ्ट से शुरू करते हैं। लेफ्ट से क्यों शुरू करते हैं, क्योंकि हमें राइट ब्रेन को सबसे पहले डोज देनी होती है। तो हम लेफ्ट से करेंगे तो हमारे यहाँ से आया, राइट ब्रेन में आया, और राइट ब्रेन से घूम के यहाँ से पूरा अंदर जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं, और यहाँ से आके ऐसे घूमा और ये यहाँ से निकल गया। फिर हमने यहाँ से लिया सेम, यहाँ से लिया, यहाँ से आया और ये यहाँ से ऐसे निकल गया। तो अब अनुलोम विलोम को बोला जाता है स्पेसिफिकली आपके माइंड को, जब आप बहुत स्ट्रेस में होते हैं, आपका माइंड, आपको लगता है कि मेरे बहुत सारे विचार आ रहे हैं, तो जब बहुत सारे विचार आते हैं तो हम अनुलोम विलोम करते हैं। और जब हमें चक्रास की शुद्धि करनी होती है तो तब हम नाड़ी नाड़ी शुद्धि तो हमें करना ही है। और अनुलोम विलोम आप ऐसे भी कर सकते हैं, मॉर्निंग में आप 20 मिनट्स नाड़ी शुद्धि कर लीजिए, और शाम को आपको जब समय मिले तो आप, क्योंकि थकावट हो जाती है, आपके बीटा वेव्स बढ़ी हुई होती हैं ब्रेन की, इसलिए आप शाम को अनुलोम विलोम कर सकते हो। तो ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, आपकी सुविधा के अनुसार है। जो बिगनर्स होते हैं, और बिगनर्स के लिए सिंपल एक बात है कि आप जितना आराम से सहज होकर एक्सरसाइज करेंगे उतना ही आपको फायदा ज्यादा होगा। और आपको फास्ट नहीं करनी कोई भी एक्सरसाइज, ये रूल है कि आपको फास्ट नहीं जाना किसी भी एक्सरसाइज में। ओके, तो जो हमारी अनुलोम विलोम की जो प्रैक्टिस है, उसमें जब आप लेफ्ट से लेंगे, जाएगा,
और फिर उसके बाद घूम के राइट से आएगा, राइट से फिर लेंगे और घूम के फिर से, ये एक चक्र है। अब आप जब ये चक्र लेते हैं, उससे पहले आपको लिखा है हमारी संहिताओं में कि आपको नाड़ी शुद्धि की तरह ही पहले अपनी क्लींजिंग करनी होती है, क्योंकि अदरवाइज वो कहीं हेडेक भी कर देता है। तो अनुलोम विलोम से भी पहले अगर आपने नाड़ी शुद्धि कर ली तो वो अच्छा रहेगा, कि ताकि उनको, मतलब कहने का ये कि नाड़ी शुद्धि होना चाहिए। नाड़ी शुद्धि में ही उन्होंने लिखा है कि नाड़ी शुद्धि पहले करिए, उसके बाद ही आप अनुलोम विलोम पर जाइए। ओके। तो ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए कि ये जो एक्सरसाइज है, ये योगिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज उन्होंने लिखा है, कि जो पीछे का जो पिक्चर दिखाया था, मैंने ये सिर्फ इसलिए लिखा है स्क्रीनशॉट लेके कि कभी आप भूल भी जाएं तो आप इसको पढ़ के फिर से एक बार रिकॉल कर सकते हैं आप ना। तो आपने देखा कि ये ऐसे ये ब्रीदिंग हो रही है, इनहेल और एक्सहेल की, बहुत स्लो करना है। आप देखेंगे कि जो नॉर्मल ब्रीदिंग है, नॉर्मल ब्रीदिंग में आपकी डेप्थ है ही नहीं, है ना, क्योंकि आपने लिया और साथ में थॉट चल रहा है, और थॉट के साथ साथ आपकी ब्रीदिंग चल रही है। तो अब आज ही मेरे पास एक पेशेंट आया, वो बिजनेस पर्सन है, और वो कहने लगी जी मैं बहुत सैर करता हूँ, 100 kg का है। तो आया तो वो इसलिए था कि उसका नजला टपकता है। तो उसने कहा कि मैं और क्या कर सकता हूँ, मैं तो जी सैर करता हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है सैर करो आप, आपका पेट इतना मोटा मोटा है, इसके अंदर जो हमारी आंत है, इंटेस्टाइन है, जो लिवर है, जो पेनक्रियाज है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि आप ब्रीदिंग ही नहीं कर रहे हो, है ना। तो ब्रीदिंग में क्या होता है कि आप पुश कर रहे हो किसी चीज को, और पेट के ऊपर तो इतना फैट आ गया है, आपको लगता है कि मैंने तो सब कुछ हिला दिया है वॉकिंग करने से। तो वॉकिंग करने से ऑर्गन्स नहीं हिलते हैं। तो ऑर्गन्स का जो बाथिंग बोलते हैं उसको, कि अगर आपको अपने ऑर्गन्स को नहाना, मतलब नहाने के लिए भेजना है, तो डू योगिक ब्रीदिंग, क्योंकि आपको अपने ब्रीदिंग, आपको अपने ऑर्गन्स को ऊपर नीचे करना है, डिप करना है। जैसे हम उसमें डुबकी लगाते हैं, नदी में डुबकी लगाते हैं, तो आपको डुबकी लगवानी है। आप बैठे, सांस भरा, वो नीचे की तरफ गया, और फिर सांस छोड़ा तो ऊपर की तरफ गया। तो ये एक योगिक ब्रीदिंग का प्रैक्टिस है। ये नॉर्मल ब्रीदिंग जैसे हम करते हैं, उसमें थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग आप करेंगे तो ऊपर नीचे, ये दोनों नॉस्ट्रल से भी आप कर सकते हो, जो योगिक ब्रीदिंग है। और उसके बाद आप अनुलोम, 3 ऑप्शन है आपके पास, नाड़ी शुद्धि है, अनुलोम विलोम है। आप अगर रोज कंप्यूटर के ऊपर काम करते हैं और रोज आपका ऑफिस है, तो आप जरूर से जरूर अनुलोम विलोम करिए। और अगर आपको लगता है कि मैं घर में हूँ, तो आप नाड़ी शुद्धि को तो भूलना नहीं। नाड़ी शुद्धि मेरे अपने पर्सनल जो मैं रिसर्चेस कर रही हूँ, उसमें मैंने सबसे ज्यादा जो फायदा देखा है वो मैंने नाड़ी शुद्धि से देखा है। क्योंकि जो चक्रास का जो सीक्वेंस है, जो हमारी सारी नाड़ियां होती हैं, उनकी शुद्धि जो है, वो कहीं ना कहीं जहाँ पे वो ज्वाइंट करते हैं, जो चक्रास आपस में ज्वाइंट करेंगे, वहां पर जो एक्सचेंज होता है, वो सर्ज ऑफ एनर्जी जो एक्सचेंज होती है, वो एक्सचेंज होती है, कि आप जब नाड़ी शुद्धि करते रहते हैं तो ऑटोमेटिकली कहीं कहीं जो ब्लॉकेजेस है, जो रुक गया, प्रवाह रुक गया है, वो ओपन हो जाता है। ओके। तो ये आज हम और ये मैंने एक पिक्चर, इसमें मैंने ये पिक्चर मुझे बहुत प्यारी लगती है, कि जस्ट ये समझने के लिए कि नाड़ियां आसान नहीं है। मतलब आपको नाड़ी शुद्धि का मतलब है कि यू आर लविंग विद योर नाड़ीज। और नाड़ी वैसे तो 72,000 है, उसको तो कौन जान सकता है, लेकिन ये 36 है, और जो हमने पहले बताई थी 11, ये सारी नाड़ीज जैसे जैसे आप नीचे फ्लो करेंगे और ऊपर फ्लो करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी सारी नाड़ियों के अंदर चेंजेस आती हैं। तो ये जो प्रवाह है, ये प्रवाह आपको सीखना है। जल्दबाजी नहीं करनी, आप 5 मिनट करिए, 10 मिनट करिए, लेकिन बहुत ही प्यार से करिए। उसमें हमने हर एपिसोड में हम ये बात करते हैं कि आपको सुख आसन में बैठना है, आपको सहज आसन में बैठना है ना, आपको स्थिर आसन में बैठना है। पहले अपने आप को टिका लो कि यार मेरे को करना है, मेरे को तो इसमें आनंद आएगा। मतलब पहले तो
10 कमांड अपने आप को ही दे डालो, चाहे आप बेड के ऊपर ही कर लो। आप बेड का थोड़ा गद्दा अगर हार्ड है तो आप बेड के ऊपर भी कर सकते हैं, आप नीचे भी कर सकते हैं। नीचे हार्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हार्ड से कभी कभी स्ट्रेच बहुत जल्दी ज्यादा हो जाता है, तो आप थकावट भी होती है हार्ड से। तो इतना हार्ड भी नहीं बनना है लाइफ में कि नहीं नहीं मैं तो कर ही सकता हूँ, इतना हार्ड भी नहीं, नहीं नहीं मैं तो सीधा ही बैठ के मेडिटेशन करूंगा। तो नहीं नहीं, वो नहीं, इतना सख्ती नहीं सीखनी है। सख्ती हो गया हमारा, तमो रजो हो गया, क्रॉस हो गए हम वहां से। तो अभी तो हमें बहुत रेस्ट रिलैक्सिंग वे में करना है। ओके, तो ये एक्सरसाइज हमें करनी है, नाड़ी शुद्धि। और ये एक्सरसाइज है, जैसे अब हम अ, अगर हम डेली रूटीन में, जिसका पेट मोटा है, जिसको लगता है कि मेरा मेनोपॉज हो गया है, मेरी अपान वायु रुकी हुई है, मेरे को कॉन्स्टिपेशन रहता है ना, तो ये कुछ ज्ञान भारत से जो हैं फ्रेंड्स हैं, जिन्होंने फोन किया मुझे कि आप मुझे बताइए कि मेरी डॉटर का ये प्रॉब्लम है, मेरा खुद का ये प्रॉब्लम है, ऐसे कई फोन मेरे पास आए। और मैंने उनको बताया कि उतान पाद आसन है और पवन मुक्त आसन, जो राइट में कलरफुल जो पिक्चर है, ये आसन मैं पहले नहीं करती थी। लेकिन अब मैंने, जैसे ही मेरा मेनोपॉज आया और मुझे लगा कि मैं थोड़ा मोटी हो रही हूँ, तो मैंने ये आसन शुरू कर दिए, उतान पाद आसन भी और साथ में पवन मुक्ता आसन भी। एंड इट इज, और जो बीच का जो ये देख रहे हैं आप, मैं कर्सर लगाती हूँ कि इसमें ये जो है ये विपरीत करनी है। ये एक्सरसाइजेज इतनी अच्छी हैं, लेकिन ये साथ में आपको अपनी सांस के साथ रखना है। कि जैसे ही आपका लेग जो है पूरा, आप ऐसे है पूरा सीधा है, तो आपको पेट भरना है। और जैसे ही आप लेग को ऊपर लेके जाएंगे तो सांस को छोड़ देना है। सांस को भर लिया, फिर सांस को छोड़ दिया, सांस को भर लिया, फिर छोड़ दिया। मतलब आपकी ब्रीदिंग के ऊपर आपकी लेग्स हिलनी चाहिए। और ऐसे ही आपको जब फोल्ड करोगे, फोल्ड से आप टांगों को जब खोलोगे तो आपने भर दिया, फिर टांगों को अपने पेट के पास लाओगे तो आपने सांस को फिर से छोड़ दिया। इतनी अच्छी एक्सरसाइज है, और ये भी आपको 15 मिनट से ज्यादा नहीं करनी। तो आपका लगभग 1.25 घंटे में आपका मॉर्निंग का सारा जो प्रोसीजर है, बिफोर एनी फ्रूट डाइट, आपका ये सब कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आप मेडिटेशन करते हैं तो वो मेडिटेशन का आपका 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, वो एज पर योर इंटरेस्ट, आप कितना करते हैं, इवनिंग में करते हैं, मॉर्निंग में करते हैं, वो आप जरूर करिए। ओके, तो आज हम इतना ही करते हैं। तो ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो हम आफ्टर 40-45 हमें जरूर से जरूर करनी चाहिए। ये पहले मेरे को लगता था नीता मैम कि इट्स ओके चलेगा, क्योंकि सूर्य नमस्कार मैं पहले करती थी। लेकिन अब मैंने सूर्य नमस्कार को छोड़ दिया, मैंने पवन मुक्ता, विपरीत करनी और साइकिलिंग, दोनों लेग्स, जैसे उतान पाद है, दोनों लेग्स को आपने किया और फिर उसके बाद साइकिल चलाया। तो जब आप पीछे ले गए पैर को, तो आपने ऑटोमेटिकली सांस को भर लिया और फिर छोड़। ओके, तो ये आज हम इतना ही करते हैं। और नेक्स्ट उसमें हम जो स्पेसिफिक स्लाइड तो और भी हैं, लेकिन जो स्पेशल जो वीकली प्रैक्टिस है वो हम नेक्स्ट उसमें ले लेंगे। ओके, थैंक थैंक यू।